सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं तज्ज़िया स्पेशल। नाजरीन, आज एक तो क्योंकि ये इतवार है और अमूमी तौर पर हम जो सियासी मसाइल हैं उन पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते, लेकिन सियासत इस तरह से हमारे सिस्टम में आ गई है, हमारी ज़िंदगियों में आ गई है कि उससे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जो पॉलिटिकल स्पेकुलेशन है, कोई कह रहा है चौधरी निसार साहब से उसकी मुलाकात हो गई, कोई कह रहा है कि जी लंदन में इकट्ठे हो गए, शहबाज शरीफ साहब उनसे मिल गए, अब चौधरी निसार साहब वज़ीर आला बनने वाले हैं। ये सारी स्पेकुलेशन ये क्यों हो रही है, कौन इसको करवा रहा है और क्या इसमें कोई हकीकत भी है कि नहीं, इस पर हम आज बिल्कुल बात करेंगे। आम आदमी का जो मसला है वो बड़ा संगीन है। इंसाफ के लिए कोई अगर अदालतों में जाता है तो साल हर साल यानी लोग जब झगड़ा करते हैं तो वो अब ये आम ये गुफ्तगू बन गई है कि वो कहते हैं अच्छा भाई जा कोर्ट चला जा, कोई गल नहीं, फिर 5-7 साल तो वैसे ही गुजर जाएंगे। तो एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसफ सईद खान खोसा ने एक इनिशिएटिव लिया जिसको उन्होंने कहा कि एक्सपीडियस जस्टिस इनिशिएटिव, कि फौरी इंसाफ के लिए उन्होंने मॉडल कोर्ट्स बनाए। और आज हम इस पर बात करेंगे कि वो मॉडल कोर्ट्स जो हैं वो क्या डिलीवर कर रहे हैं, क्या उसका फ़ायदा हो रहा है और उस पर वकला बरादरी बड़ा एहतजाज कर रही है। उन्होंने यहाँ पे इस्लामाबाद में तो ताले शाले भी लगवा दिए और एहतजाज किया और जजेस को कहा कि आप निकल आएँ बाहर। इस पर आज मोहम्मद उमैर बलोच जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं वो हमारे साथ हैं। इस पर उनसे तफसीली बात करेंगे, लेकिन अपने प्रोग्राम का आगाज़ मैं एक ऐसी स्टोरी से करूँगा, दिल दुखाने वाली स्टोरी। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमारी बहनों को, बच्चियों को राइट दिया कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती हैं, लेकिन हम लोग इस कदर अपने जो रस्म व रिवाज है उसमें उलझे हुए हैं, या फिर जो जायदाद है उससे प्यार इतना है कि हम कभी कभार अपने करीबी अजीज़ों की जो शादियां हैं उनको एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। मेरे साथ रुमैसा खान अफरीदी मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। इनकी कहानी है, नौजवान हैं, 19-20 साल इनकी एज है। इन्होंने अपनी पसंद से शादी की, अपने कज़न से शादी की और सूरत हाल ये बनी है कि वो क्योंकि जो कज़न था वो अमीर आदमी, एक अमीर ख़ानदान, करोड़ों अरबों रुपए की जायदाद, तो उस लड़के के जो पेरेंट्स हैं, जो उनकी वालदा हैं, जो उनके भाई हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम पसंद की शादी नहीं कर सकते, इसलिए कि अगर तुम पसंद की शादी करोगे तो फिर तो ये सारी जायदाद चली जाएगी, उस लड़की के पास चली जाएगी जो तुम्हारी बीवी बनने वाली है, वो राज करेगी आके। हालांकि वो बच्ची भी उसी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन पसंद नापसंद जब आए तो सूरत हाल इस तरह गंभीर हो जाती है। यहाँ तक तो ये हमारी सोसाइटी का एक आम हिस्सा है, यहाँ तक तो ये बात चलती भी है, लोग टॉलरेट भी इसको करते हैं। लेकिन जो उसके बाद हुआ, जो अपने खून ने अपने खून के साथ किया, जिसका वो इल्ज़ाम लगा है और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि वो इसमें तहकीकात मज़ीद करे कि उस बच्चे को, इस लड़की से, अपनी बेगम से दूर करने के लिए उसको उस पर यह कहा गया कि वो ड्रग इस्तेमाल करता है और उसको एक रिहैब सेंटर में पहुंचा दिया गया। वहाँ पर वो कड़ी निगरानी में है। अपनी जो उसके जो पेरेंट्स हैं, उसकी जो वालदा हैं, जो उसके भाई हैं, एलिजिडली उनकी कड़ी निगरानी में है। और जो बीवी है रुमैसा खान अफरीदी जो हमारे साथ हैं, ये इनको उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँची और वहाँ पर जाकर इन्होंने अदालत से कहा कि वो ड्रग लेता है, उनका हस्बैंड, वो ठीक ठाक था, उसको ले गए, तो उसके लिए आप कुछ ऑर्डर करें। तो अदालत ने एक डॉक्टर्स का बेंच बनाया है अब, जो जाके उनके खून का मुआयना करेगा उस लड़के का और ये जानने की कोशिश करेगा कि क्या वाकई ये ड्रग्स लेता था और इसको इसीलिए यहाँ पे रखा गया या कुछ और है। रुमैसा की जो कहानी है ये बिल्कुल मुझे जैसे एक फ़िल्मों की कहानी हम देखते हैं, आजकल तो इंडियन फिल्मों पर पाबंदी है, लेकिन अक्सर कहानियाँ यही थी कि जायदाद, शादी और फिर उसके बाद जायदाद के बचाने के लिए अपने ही बच्चे को किसी जगह भेज दिया, किसी मेंटल क्लिनिक में भेज दिया। तो वही कहानी हमें नज़र आई, तो हमने रुमैसा से कहा कि वो हमारे पास आए, स्टूडियो में हमसे बात करे। रुमैसा, बहुत बहुत शुक्रिया आप आई।
ये बताइए कि ये जो कहानी है सारी, इसमें आपके जो हस्बैंड है शामिर, जो आपके कज़न भी हैं, उन पर इल्ज़ाम ये है, वो यानी उनके पेरेंट्स ने ये कहा कि क्योंकि वो नशा करते हैं इसलिए उनको रिहैब में डाला। उसको रिहैब में। तो आप क्या कहती हैं? मैं कहती हूँ कि उस रिहैब सेंटर से उसे बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो ड्रग एडिक्टिव नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। उसको वहाँ से बाहर निकाला जाए, जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, क्योंकि उसको वहाँ पे वो मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं उसको वहाँ पे कि वो अब मुझे डिवोर्स दे। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने रखा है, मुलाकात का तो वो दे ही नहीं रहे ना, मुझे मिलने ही नहीं दे रहे बिल्कुल भी। लेकिन आप तो उमैर साहब, जो इस तरह का जो केस होता है उसमें बीवी जो है वो उसको मिलने की इजाज़त नहीं होती, और जो वालदैन हैं, बहन भाई, वो हावी हो जाते हैं आके। नहीं, ये ऐसा कभी भी नहीं है, क्योंकि आकिल बालिग है, मेजर है, शादी की हुई है। ऐसी सूरत में अगर ज़बरदस्ती उसको किसी जगह पे रखा हुआ है तो वो इसीलिए ये गई है बीबी, ये कानूनी चाराजोई के लिए। ऐसी सूरत में अदालत में इसको इंसाफ मिलेगा। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें इसके अपने कोई करीबी रिश्तेदार ज़बरदस्ती इसको किसी नशे की हालत में या नशे की सूरत में उसको ऐसी सूरत में रखा हुआ है, और ज़बरदस्ती, आज तो आपको पता है कि इंजेक्शन लग सकते हैं, कुछ भी है, तो ऐसी सूरत में मेडिकल बोर्ड बन गया है। तो मेडिकल बोर्ड उनको वेरीफाई करेगा कि कब से ये नशा कर रहा है ये बच्चा, और ये आकिल बालिग है। अपनी मर्ज़ी से ज़बरदस्ती कोई किसी को, ये तो उसमें हैबियस कार्प्स में आ सकती है, वो उसमें हफ्से बेजा में कोई शख्स कोई रख ही नहीं सकता। अच्छा, सेशन कोड इसका मतलब तो ये लग ऐसे रहा है रुमैसा कि कोई बड़े पावरफुल लोग हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। देखें, बात असल जो मेन है वो ये है कि जो ज़ुहैब अली अफरीदी हैं, वो शहरियार अफरीदी के शरारती उनके सांडू हैं रिश्ते में। ठीक है, आप ये जो वज़ीर मुमलिकत शहरियार अफरीदी हैं उनका जिक्र कर रही हैं? जी, उनका ही जिक्र कर रही हूँ। इंटीरियर तो मिनिस्टर भले आदमी हैं, देखें, वो अपनी फैमिली में इंसाफ नहीं कर रहे ना। उन्होंने ये बात खुद मानी है कि वो खुद उसको वहाँ पे एडमिट करा के आए हैं, और वो मुलाकात करने भी जाते हैं अंदर रिहैब सेंटर में, डॉक्टर्स को तसल्ली देने के लिए कि मैं हूँ पीछे, बैक पे वो सपोर्ट कर रही है उनको पूरा। तो मुझे किस तरह इंसाफ मिलेगा? अदालत ने अब जो बोर्ड बनाया है, जिसमें अदालत ने कहा है कि हफ्ते जुमे तक टाइम दिया है डॉक्टर्स को कि वो जाके उनका मुआयना करें। तो अगर वो इतने पावरफुल लोग हैं उमैर साहब, मैं किसी पर कोई शक का इजहार नहीं कर रहा, तो ये जो बोर्ड बनाया है, ये कुछ बनाया है, अगर वो बीवी को मिलने नहीं दे रहा है तो वो बोर्ड क्या रिपोर्ट देगा? देखिए, मेडिकल बोर्ड में एक जज, एक डॉक्टर साहब गलत रिपोर्ट कर सकते हैं, उसमें 4-5 डॉक्टर साहबान होते हैं और समझदार लोग होते हैं, वो ऐसी रिपोर्ट कोई भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन आप ज़रूर ये बात आप जानते हैं कि शजील मेमन वाले वाक़े को, अगर वो शराब एक दूसरी शहद में तब्दील हो सकती है, क्योंकि हमारी सिस्टम की ख़राबी है, वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता कि 100% ठीक रिपोर्ट देंगे, लेकिन उस रिपोर्ट को ऊपर आप जज साहब भी अपने पास तलब कर सकते हैं। उस बंदे को, उस जो उनकी कस्टडी में है, अपने कोर्ट में तलब करेंगे, उसको भी देखेंगे। जज साहब ने तो तमाम इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं। अच्छा रुमैसा, आपको कभी महसूस हुआ कि जो आपके हस्बैंड हैं वो कोई नशा लेते हैं, क्योंकि कोई ड्रग्स, कोई इस तरह की बात जो कहा जाता है कि उनको इसलिए रिहैब में भेजा गया? बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा। मुझे 4 साल उसके साथ हो गए, मैंने ऐसी कभी कोई चीज़ नहीं देखी उसको करते हुए। इन्होंने तो इतनी हैवी रिपोर्ट्स उसकी रेडी करवाई हैं कि वो लास्ट स्टेज पर है। मैं तो डर गई जब मैंने ये सुना, जब उन्होंने कोर्ट में आके ये अपना बयान दिया कि हमारा बेटा तो लास्ट स्टेज पे है। वो तो पता नहीं किस तरह फ़ाइट कर रहा है अपनी ज़िंदगी से। अभी आपको डर क्या है कि क्या अगर वो रिहैब में है, आप उनसे एक दफ़ा मिली हैं? जी। तो क्या उसने क्या कहा आपसे? जब मैंने उसको देखा तो उसकी हालत देखने लायक नहीं थी। उसको उन्होंने गंदे कपड़े, मतलब बुरी हालत में उसको रखा हुआ था। ऐसा लगा था जैसे इंजेक्शन लगाया हुआ उसको नशे के। आपको पता है कितनी आजकल चीज़ें आ गई हैं, ऐसी मेडिसिन आ गई है ऐसी कि जिसमें इंसान सिर्फ हाँ ही करता रहता। तो आपने बात की तो क्या कहा? मैंने बात की, उसने मुझे कहा है कि आपको नहीं पता कि ये लोग मुझे किस तरह से यहाँ पर लेकर आए हैं, ज़बरदस्ती लेकर आए हैं। SHO के सामने भी उन्होंने ये बात की, लेकिन SHO साहब ने बयान सही नहीं दिया कोर्ट में आके। उन्होंने ये बयान लिख के लाए हैं उनका कि वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे हैं, वो अपना ट्रीटमेंट मुकम्मल करा के ही यहाँ से बाहर निकलेंगे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं उसने की थी। जब ये सारा वाक़या हुआ, कैसे उनको रिहैब में क्या अगवा करके ले गए घर से, क्या हुआ? क्या मेरे घर में था, वो मेरे साथ था, मौजूद था मेरे साथ।
बस 20 मिनट्स के लिए सिर्फ घर तक गया था कि मैं घर से होके आता हूँ वापस। 20 मिनट्स सिर्फ उसको हुए हैं, मैंने कॉल मिलाई, नंबर बन जा रहा था उनका, ठीक है। तो मैंने 3 दिन वेट किया कि चलो कल नंबर ऑन हो जाएगा, परसों हो जाएगा ऑन। जब 3 दिन लगातार उनकी तरफ से मुझे ये बात मिली, मैंने इसके दोस्तों को घर भेजा कि जाओ पता करो वो है कहाँ पे। उन्होंने आगे से फैमिली ने कहा उसकी कि हमने तो उसको मलेशिया भेज दिया फॉर स्टडी। तो ऐसी तो कोई बात नहीं उसने मेरे साथ शेयर की थी। मैंने केस कर दिया फिर इन पे कि गया, क्योंकि गया तो वो घर पे ही था ना अपने, तो हुआ तो घर से ही गायब है वो। तो इसलिए मैंने फिर फैमिली पे ही मुझे केस करना पड़ा, क्योंकि और तो कोई भी नहीं था। तो आप पुलिस के पास गई? जी मैं पुलिस के पास भी गई। पिंडी में पुलिस के पास गई? पंजाब पुलिस तो बिल्कुल भी नहीं हिल ही नहीं रही थी ना, क्योंकि तो आपको आप किसी एसपी से मिली, डीआईजी से मिली, पंजाब में किसी से? जी मैंने 3-4 जगह दरख्वास्त दी है अपनी, सीपीओ में दी है, डीपीओ में दी है, इमरान खान साहब को भी मैंने भिजवाई है, आरिफ अलवी साहब को भिजवाई है, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला वहाँ से भी। सब मतलब मेरी दरख्वास्त लेने से सब इनकार कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है इंटीरियर मिनिस्टर साहब का नाम था बीच में, तो सब ऐसे डर रहे थे जैसे कुछ भी नहीं हो सकता। बस उन्होंने कहा कि आप कोर्ट की तरफ ही अपना रुख रखिए, उसी का दरवाज़ा खटखटाइए, क्योंकि आपको वहाँ से ही इंसाफ मिले। ये जो सारा सिस्टम है, ये जो सारी पुलिस है, ये आपको इंसाफ नहीं दे सकती, सिर्फ अदालत इंसाफ देगी। सिर्फ अदालत, मुझे अपनी अदालत पे यकीन है पूरा कि वो मुझे इंसाफ देगी। मेरी इमरान खान से भी अपील है कि मेरे हस्बैंड को जल्द से जल्द वो बाहर निकाला जाए, उनको भी वहाँ बाहर, क्योंकि आपको पता है इंटीरियर मिनिस्टर साहब जब पीछे हैं तो कोई हिल ही नहीं सकता ना। तो ये ख़ानदान में भी आपने कुछ इसको मामले को तय करने की कोशिश की? जी मैंने तो हल करने की बहुत कोशिश की। जज साहब ने भी 1 हफ्ते का टाइम दिया था कि आपस में बैठ के हल करें आप बात को। जब उनकी मदर को मैंने बुलाया अपने पास, तो उनकी एक ही बात थी कि मैं 4-5 महीने बाद निकाल दूंगी, बाहर दे दूंगी। जब उसको कुछ है ही नहीं तो फिर अंदर रखने का मकसद क्या है? आपसे सेटलमेंट के लिए कुछ ऑफर? जी मुझे ऑफ़र भी कराई गई पैसों की, 5-6 करोड़ की मुझे ऑफ़र कराएगी कि बस दरमियानी रास्ता निकालो, कोई मेरी बेटे की जान छोड़ दो। तो आपको पता है प्यार तो फिर बिकता नहीं है, मैं तो कभी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, आप कमिटेड हैं अपने हस्बैंड के साथ। जायदाद उनकी जो थी उनके नाम, उसको भी कोई बेचने की कोशिश? जी अभी सुनने में तो यही आ रहा है कि वो विदाउट साइन उसके वो बेची जा रहे हैं, जो भी उसकी मुझे जो उनके तरफ से। आप मुझे बता रही थी कि कुछ उन्होंने इस तरह का भी कागज़ बनाया हुआ कि उनकी अकल ठीक नहीं है, वो पागल हैं। जी उसकी मेंटल रिपोर्ट उन्होंने एक रेडी करवाई हुई है, जो सेशन कोर्ट में वो लाए थे, मेंटल रिपोर्ट लाए थे और एक ड्रग की लाए थे रिपोर्ट। अब वो हाई कोर्ट में वो मेंटल की नहीं लाए रिपोर्ट, क्योंकि आपको पता सारा ख़ानदान जो था प्रेशर पड़ गया था कि वो तो पागल नहीं है, तो फिर ये रिपोर्ट क्यों रेडी करवाई है इन्होंने। वो उन्होंने फिर पेपर जो है वो साइड पे कर दिया, सिर्फ ड्रग्स का ले आए। बात यह है कि 3 दिन तक उसको एडमिट नहीं कराया था उन्होंने रिहैब में, जब तक मैंने केस नहीं किया था। अल्लाह जाने कि उन्होंने 3 दिन उसके साथ क्या किया है, कौन से इंजेक्शंस लगाए हैं उसको, उन्होंने उसकी हालत कितनी ख़राब करके उसको एडमिट करवाया गया। जब मैंने केस किया तो मेरा केस किया 11 को, 13 को उसको उन्होंने एडमिट किया वहाँ पे। फिर उन्होंने डेट चेंज करवा ली अपनी, 9 मार्च की लिखवा दी कि 9 मार्च की लिखवा दी डेट उन्होंने कि 9 मार्च को ही हमने एडमिट करवाया था, जबकि सेशन कोर्ट में जो डेट थी ना वो 13 थी। रुमैशा के पास जो इनका जो निकाह हुआ उसकी वीडियो भी है नाजरीन, और उस वीडियो में अगर हम वो शामिर को देखते हैं तो बिल्कुल एहसास नहीं होता कि ये कोई ऐसा शख्स है जो नशे में है और जो नॉर्मल नहीं है। जो ख़बरें हैं, जो निकाह के जो गवाहान थे उनके ऊपर भी प्रेशर है, और उनमें से कुछ जो बच्चे हैं, जो 2 गवाह जो उनके दोस्त थे, वो तो शायद रुपोश हैं, सामने ही नहीं आ रहे क्योंकि उनको भी अपनी जानों का ख़तरा है। ये स्टोरी बुनियादी तौर पर जो मैंने आज की है, बताना सिर्फ ये मकसूद है कि जायदाद दौलत की खातर ये हम अपने जो खून के रिश्ते हैं हम उनको भी भूल जाते हैं। बच्चा है अपना, अगर उसने शादी की है तो ये अल्लाह के रसूल ने हक़ दिया है अपनी मर्ज़ी की शादी करने का, लेकिन जायदाद एक ऐसी चीज़ है कि जो किसी इंसान से कुछ भी करा सकती है। और उससे जो अफसोसनाक बात है, ये बड़ा एक पिंडी का मारूफ ख़ानदान है, बादशाह अफरीदी, उनकी ये ग्रैंड डॉटर हैं, और पूरा जो पिंडी है जानता है, इस ख़ानदान को जानता है, और जिन लोगों के नाम आ रहे हैं ये बड़े पावरफुल लोग हैं। हमारा मकसद इस प्रोग्राम में इनको लेके आके किसी की खुदा न खास्ता इज़्ज़त उछालना नहीं है, लेकिन हमारी सोसाइटी में जो एक प्रॉब्लम है मैं उसको हाईलाइट करने के लिए
रुमाइसा हमारे साथ आज मौजूद है और अपनी कहानी सुना रही है कि अगर पावरफुल लोग आ जाएं तो ये निज़ाम किसी गरीब की मदद नहीं करता। पुलिस ने कहा कि आप चली जाएं, वो जो ज़िले सरबराह हैं, जो डिविजनल हेड हैं, सबके पास रुमाइसा गई, रोई पीटी कि मेरा जो हस्बैंड है उसको अगवा कर लिया गया। उन्होंने कहा कि आप जाओ यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा आपको, अदालत से मिलेगा जाके। तो फिर ये सारा निज़ाम, ये सारा सिस्टम, ये सब किस लिए? क्या अपील करती हैं आप, किससे अपील करती हैं रुमैसा? मैं इमरान खान साहब से अपील करती हूँ और चीफ जस्टिस साहब से करती हूँ मैं अपील कि उसको फौरी तौर पर वहाँ से बाहर निकाला जाए, रिहैब सेंटर से बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो तो किसी को भी, पूरे ख़ानदान में से किसी को नहीं मिलने दे रहे। वो मैं वाइफ हूँ, मुझे हक़ है पूरा कि मैं अपनी मर्ज़ी से जाऊँ, जब चाहूँ देखूँ उसको अंदर जाके, ठीक है। जितना भी ये, अव्वल तो मुझे ये दिन बता ही नहीं रहे कि कितने दिन में वो बाहर निकलेगा। कभी कहते हैं 10 दिन, कभी कहते हैं 20 दिन, कभी कहते हैं साल बाद, कभी कहते हैं 6 महीने बाद बाहर निकालेंगे। मैंने कहा लेकिन ऐसा है क्या कि आप इतने महीने ले रहे हैं? वो ठीक ठाक है, किस बात की उसको सज़ा मिल रही है कि वो अंदर है? बड़ी अफसोसनाक कहानी है, बड़ा दर्दनाक ये कहानी है। बिल्कुल एक फ़िल्मों की कहानी लगती है कि रुपए की खातिर अपने ही खून को टीके लगाए जा रहे हैं। अगर ये बात सच है तो उसको रिहैब में और बीवी को मिलने नहीं दिया जा रहा, और बीवी भी अपनी फैमिली की है, कज़न है वो उसकी, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से किसी से उसने शादी कर ली। लेकिन बहरहाल ख़ानदान के मामलात, बड़े ख़ानदान के मामलात, अफसोस ये है कि जो हमारा निज़ाम है, जो हमारा सिस्टम है, हमारे जो इदारे हैं, ये महकूम बन जाते, बिल्कुल उनके आगे बेबस हैं, कर कुछ नहीं सकते। बहरहाल अपील है रुमैसा की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से और डेफिनेटली वज़ीर आला पंजाब से भी कि वो इनको मिलने की इजाज़त होनी चाहिए अपने हस्बैंड से। और अब जुमे तक डॉक्टर्स जो रिपोर्ट देंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके मुताबिक कोर्ट फ़ैसला करेगी। लेकिन बलोच साहब, ये जो सारी चीज़ें हैं जिस पे मैंने आज आपको बुलाया, इट लीड्स टू दैट। ये तो चलें एक वो मामला है जो एक ख़ानदानी मामला है, यहाँ पे कत्ल के मुकदमात हैं, यहाँ पर ड्रग्स के मुकदमात हैं, और 20-20 साल से वो मुकदमे अदालतों में पड़े हैं और उसके लिए कुछ भी नहीं हो पा रहा। अब ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये जो इनिशिएटिव लिया फौरी इंसाफ का, उसमें कत्ल के और ड्रग्स के मुकदमे उन्होंने कहा कि वो 3 महीने के अंदर डिसाइड होंगे। लेकिन इस पर वकील एहतजाज कर रहे हैं, अदालतों को ताले लगवा दिए कि जनाब नहीं, हम बिल्कुल ये नहीं करने देंगे। क्या प्रॉब्लम है अगर एक मुकदमे का फ़ैसला जल्दी हो जाए? अब जैसे रुमैसा बैठी हैं, अगर इनके मुकदमे का फ़ैसला 2 हफ्ते में हो जाए, 1 महीने में हो जाए, तो इसमें क्या कबाहत है, बजाय इसके कि ये कई साल तक अदालतों में चक्कर काटती रहें और जजेस के और अदालतों के और वकीलों के पीछे भागती रहें? सनी साहब, आपकी बात 100% ठीक है। मैं इत्तेफाक करता हूँ कि इंसाफ जो है जल्द से जल्द हर इंसान को मिलना चाहिए, और हमारी बार एसोसिएशन और बार काउंसिल इनके साथ है, क्योंकि इंसाफ एक जज साहब नहीं देते। इंसाफ में, इंसाफ दिलाने में सबसे अहम रोल बार का होता है, वकला साहबान का होता है। जब तक वकला साहबान साथ नहीं होंगे उस वक्त तक एक जज अकेला ख़ुद भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर है। हम ये चाहते हैं कि इंसाफ के तकाज़े पूरे होने चाहिए। क्या तकाज़े? कि आपको ये पता है कि जब FIR होती है तो FIR के बाद 14 दिन तक चालान सबमिट होता है। 14 दिन नहीं, ये 24 दिन नहीं, ये बल्कि 14 महीने लग जाते हैं। इसके साथ साथ जब तक पुलिस, इसमें जो आपके ये सारी रिजर्वेशंस हैं, ये सारी, ये जो एक डॉक्यूमेंट है जो उनका इनिशिएटिव है, इसमें उन तमाम चीज़ों का हल दिया गया, एक एक चीज़ का हल दिया गया। और उसको यानी मॉडल कोर्ट में मुकदमा जाने से पहले जो दोनों वकील हैं उनके साथ एक शेड्यूल तय होगा, और फिर पाबंद किया गया है तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को, इदारों को, कि वो विटनेस भी प्रोड्यूस करेंगे, कि वो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं, वो जो 265D CRPC, आज मुझे भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ा आपके साथ इस प्रोग्राम के लिए। कंप्लीट तो वकील बन चुके हैं। नहीं, अभी वकील तो नहीं बना, लेकिन उसमें उन्होंने पूरा हर चीज़ को हल किया है। जिस चीज़ का आप कह रहे हैं, पॉइंट उठा रहे हैं, बड़ा वैलिड पॉइंट है, लेकिन उसका हल दिया चीफ जस्टिस आसफ सईद खान खोसा ने। देखें, 14 दिन कानून कहता है कि चालान सबमिट होना चाहिए, जल्द से जल्द 14 दिन में सबमिट होगा। उसके साथ एक फर्द जुर्म आयद करने के लिए आप एक कापियाँ देते हैं एक्यूज़ को, उसके 7 दिन उसको मज़ीद मिलते हैं। 7 दिन, 14 और 7 दिन, 1 महीना तो यहाँ पे गुजर गया, बाकी रह जाता है आपका 2 महीने।
2 महीने के अंदर अंदर अगर आप एक डेथ पेनल्टी का फैसला करें। शीट देखें, चार्जशीट जो है जब वो मिलती है पूरी दुनिया में, हमने देखा है जो वेस्टर्न सिस्टम है सारा, अमेरिका में खास तौर पे 4-4, 5-5 दिन में मुकदमा डिसाइड हो जाता है उसमें। लेकिन उसमें पूरा वो आपको मिसाल के तौर पे अगर चार्जशीट हो गई है, चार्जशीट ये दे दी आपको, तो 7 दिन चाहिए आपको ये 2 सफ़े पढ़ने के लिए। मैं नहीं कहता, कानून कहता है। नहीं, अभी तो ज़ाब्ता फौजदारी कहती है। लेकिन ये जो चीफ जस्टिस और ये जो जुडिशियल एकेडमी ने जो इनिशिएटिव लिया, ये पूरा लीगल है, पूरा इसमें वो तमाम तकाजे पूरे किए गए हैं, इसको पूरा स्टैट्यूटरी वो हासिल है, इसको इसकी हैसियत है। ये नहीं है कि यहाँ पर जो मुकदमात के फैसले हैं उनको चैलेंज किया जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पर एक प्रोड्यूसर साहब बिल्कुल अब आखिरी हद तक पहुँच चुके हैं और फाड़ फाड़ के जो है ना वो कह रहे हैं कि भाई ब्रेक। नाज़रीन, हमें ब्रेक चाहिए और रुमैसा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ये इस इशू पर बात करेंगे कि ये जो मॉडल कोर्ट्स का मामला है, और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह रुमैसा को इंसाफ दे। और आपसे मुलाकात होती है नाज़रीन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तज्जिया स्पेशल में हम पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान के सिस्टम पर बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बड़ी दिल दुखाने वाली जो मैं बात और ख़बर आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कुछ अर्सा पहले, चंद माह पहले, पिम्स हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर पकड़े गए। बड़े बड़े ख़ानदानों के वो डॉक्टर थे, एक का नाम हसन था, एक का नाम उज़ैर था। वो उनकी जगह कोई और डॉक्टर काम कर रहे थे, यानी वो स्टूडेंट थे, एक सर्जरी का था, वो खुद नहीं आ रहे थे। पैसे पे उन्होंने कोई बंदा जो पहले कोई 3-4 साल मेडिकल कॉलेज से जो एक्सपेल हो गया हुआ था, लेकिन बड़ा कोई कारीगर आदमी था, इस तरह से मिल जाते हैं आपको, वो उनकी जगह काम कर रहा था। बड़े बासर जो लोग हैं, उनकी फैमिली से हैं, बड़ी मशहूर डॉक्टर हैं, डॉक्टर रिजवाना चौधरी साहबा, उनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, तो एक उनका बच्चा था। वहाँ पर जब ये तहकीकात हुई, जब ये पकड़े गए, तो अब उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन हुई और अज़रा जमाली साहबा जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अपनी फाइंडिंग दे दी। यानी हेल्थ डिपार्टमेंट ने, जब वो पकड़े गए, पुलिस ने पकड़ा और वहाँ पर ये सब कुछ किया। जो पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर अमजद, वो थे, तो उन्होंने मुकम्मल तौर पे बल्कि वो जो बहुत सारे लैब्स के लोग आते हैं इधर से लोगों को ले जाने के लिए, उनके ऊपर भी उन्होंने क्रैकडाउन किया। खैर जनाब, वो अब अज़रा जमाली साहबा की तो रिपोर्ट आ गई कि इनको निकाला जाए यहाँ से, लेकिन वो निकले नहीं हैं। वो क्यों नहीं निकले, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। इस निज़ाम की वजह से एक सेनेटर अतीक साहब हैं MQM के, जो सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है हेल्थ की, उसके वो चेयरमैन हैं। उन्होंने अब ये देखें ना, ये इस्तेमाल करते हैं ब्लैकमेलिंग के लिए। मैं सवाल करता हूँ सेनेटर अतीक से कि आपका क्या काम है कि आपने ये हदायत दी है कि जनाब उनको तब्दील ना किया जाए, और आपकी हदायत की लीगल हैसियत क्या है? हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो किस हदायत को वो पर अमल दरामद कर रहा है। ये तो सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी एक एडवाइजरी दे सकती है, दे आर नॉट एनी ऑर्डर इशूइंग अथॉरिटी। वो जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दी है, निकालें उसको, उज़ैर को और हसन को वहाँ से, भले वो कि किसी डॉक्टर का बच्चा या बच्ची है डिसिप्लिन ख़राब कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो इस वक्त वो जो डॉक्टर्स, जिन लोगों ने ये सारी बेईमानी पकड़ी, वो उनके खिलाफ अब खबरें छपवा रहे हैं। ये इस कदर शर्मनाक बात है। मैं तो एज ए जर्नलिस्ट शर्मिंदा हूँ कि इसमें जो रिपोर्टर्स जो ये काम कर रहे हैं, और वो सेनेटर अतीक शेख, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के आप चेयरमैन हैं। तो पिम्स का सत्यानाश इस वक्त जो पिम्स है, मैं आपको बताऊं, अगर आप जाके देखें तो न्यूयॉर्क के किसी हॉस्पिटल से कम नहीं है। और ये मैं हल्फन बात आपको बता रहा हूँ। जाके वहाँ पे देखें, वो हॉस्पिटल जिसके चिलर ख़राब थे, जिसके अंदर फ्लोर नहीं थे, लोग जाके बीमार हो जाते थे, वहाँ पे जाके आप वार्ड्स की सूरत हाल देखें, बेड्स की सूरत हाल देखें, यकीन नहीं आता कि ये कोई पाकिस्तान का हॉस्पिटल है। और ये जब जो डॉक्टर अमजद हैं, उस वक्त जो माजी की गवर्नमेंट थी, बड़ा उनको हिलाने जुलाने की कोशिश करती रही, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर से वो वहाँ पर आए। लेकिन ये खबरें चलवा रहे हैं जी कि वो उसके रिश्तेदार हैं, वो उसके रिश्तेदार हैं, और वो जो करप्ट जो बच्चे हैं वो दोनों मौजूद हैं। अज़रा जमाली साहबा JS की रिपोर्ट है कि ये दे आर फाउंड गिल्टी एंड दे शुड बी किक्ड आउट। लेकिन नहीं, सेनेटर अतीक शेख और वो जो माफिया है वो उनको बिठा के वहाँ पर बैठा हुआ है। इंतहाई अफसोसनाक। प्राइम मिनिस्टर साहब नोटिस लें इसका, और जो भी इंचार्ज वजीर सेहत है मिर्ज़ा साहब, आप इसका नोटिस लें, और वो जो बच्चे हैं उनको वहाँ पे किक आउट करवाएं। और एक दफ़ा अगर आप पिम्स में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा
आपको खैर पता ही होगा कि कितना अच्छा वहाँ पे निज़ाम और सिस्टम आ गया। बहरहाल ये खबर एक थी, ये इसलिए कि कल एक बड़ी गंदी कोशिश की गई, भोंडी कोशिश की गई, जाली खबरें चलवाई गई और हेल्थ मिनिस्ट्री के हवाले से, और जब थोड़ी सी हमने तहकीक की तो पता चला कि इसके पीछे ये सारा माफिया है। ये ईमानदार आदमी की ज़िंदगी किस तरह बलोच साहब नर्क कर देते हैं। तो अब मैं एक और मेरे पास वीडियो है, जब मुझे बताएंगे प्रोड्यूसर साहब के मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो गुफ्तगू है अगर वो तैयार हो गई है तो मैं, अगर आप इजाज़त दें तो वो भी मैं इस सिस्टम के हवाले से है। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आज इशू कुछ और था। नाज़रीन ये देखें कि ये कहते हैं इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और जनाब बिलावल भुट्टो साहब कि जनाब हम सिविलियन लीड रोल चाहते हैं, पाकिस्तान के जो इदारे हैं हम उनका रोल ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन मैं मौलाना फजलुर रहमान की आपको ये गुफ्तगू सुनवाना चाहता हूँ जो ये कह रहे हैं कि मैं मुक़्तदर इदारों से कहता हूँ कि वो इमरान खान की हुकूमत को गिरा दें, इससे पीछे हट जाएं। ज़रा सुनिए, ये इनके असल चेहरा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कितना घिनौना और मकरू चेहरा है जो अवाम का नाम लेके सियासत की बात करते हैं। सुनिए ज़रा मौलाना फजलुर रहमान के ये फरमूदात। बलोच साहब आप कानूनदान हैं और ये कह रहे हैं कि इसकी हुकूमत की पुष्टपनाही ख़त्म कर दो, हम नहीं तो लड़ेंगे आपसे, आपकी हम बड़ी इज्जत करते हैं। फ़ौज को, इदारों को कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म कर दो वगरना हम आपसे लड़ेंगे। मुझे ये बताएं, ये आर्टिकल 6 नहीं है, ये क्या है? मुझे आप कानूनदान है, मुझे आप ये बताएं। ये खुलेआम, और जो इस वक्त जो जमहूरियत के चैंपियन हैं, जो करप्शन को बचाने के लिए बाहर हैं, इनके साथ एक गठजोड़ है। ये मुझे बताएं, ये जो मौलाना फजलुर रहमान ये जो फरमा रहे हैं, आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या ये फ़ौज को सियासत में आने का नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि हटाएं मुक़्तदर इदारों से। मैं कह रहा हूँ, मुझे बताएं ये क्या है? सबसे बड़ा जुल्म ही है यह कि हमारे सियासतदान सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातिर स्टेट के ख़िलाफ़ भी बयान देने के लिए गुरेज नहीं करते। वाकई आर्टिकल 6 लगना चाहिए, इसलिए कि ये लोगों को एहसास नहीं होता कि हम ये बयान किसके ख़िलाफ़ दे रहे हैं, स्टेट के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं। अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो पाक साफ हैं इन चीज़ों से भी, उनको ये कहते हैं कि आप स्टेट के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दें। और दूसरा मुझे ये बताइए कि आइन में ये दर्ज है कि जो आइन की खिलाफ वर्जी में जो अबेटमेंट भी करेगा, जो साथ भी देगा, वो भी शरीक होगा। अब ये इस वक्त ये एक पुल बने हुए हैं नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और आसफ अली जरदारी के दरमियान, मिल के तहरीक चलाएंगे, हुकूमत गिराएंगे, और ये बयान उनके बिहाफ पर, अपने बिहाफ पर ये मौलाना फजलुर रहमान बयान दे रहे हैं। ये लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम जमहूरियत पसंद हैं और हम सिविलियन लीड रोल चाहते हैं, वो फ़ौज से कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत का तख्ता आप उलट दें, नहीं तो हम आपसे लड़ेंगे। समीर साहब, ये उनकी स्ट्राइक करना तो उनका ड्यूटी है, वो तो कर सकते हैं, लेकिन ये कहना पोजीशन, लेकिन ऐसे बयानात देना कि जी फौज उनका तख्ता उलट दे और फौज आपके ऊपर हुक्मरानी करे, उनको ये फौज काबिल कबूल है, जमहूरियत काबिल कबूल नहीं है। 100 इख्तलाफात इमरान खान, तो फिर बूट चाटने वाले कौन है? जुल्म की नहीं, फिर बूट, मेरा सवाल आपसे है कि ये जो तलवे चाटने वाले हैं, जो बूट चाटने वाले हैं, वो कौन है? तो लामहला यही लोग हैं जो ऑलरेडी वो कहते हैं कि जी आए हमारे ऊपर, आप हुक्मरानी करने आए, खुदा का खौफ खाएं। ऐसे बयानात से भी ऐसा गुरेज करना चाहिए। बट ये बयान जो है ये एक इंटेंशन बताते हैं कि अगर हमें हुकूमत नहीं मिली और अगर हमारा आप करप्शन का माल मांगेंगे तो हम तो लड़ेंगे आपसे। ये 30 साल हिस्ट्री में ना पहली बार फजलुर रहमान साहब बाहर बैठे हैं। अब फजलुर रहमान साहब को ये कभी एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप देखें, हिस्ट्री उठा के देखें ना, हिस्ट्री में जनाब नून की हुकूमत आई तो साथ थे, पीपल पार्टी की हुकूमत आई फिर साथ थे, इवन के MMA की हुकूमत थी फिर साथ थे, हर हुकूमत में, MQM में, हर हुकूमत में ये साथ थे। ज़िंदगी में पहली बार ऐसी हुकूमत आई है जिसमें मौलाना साहब बाहर बैठे और मौलाना साहब के बगैर मैं हैरान हूँ कि ये लोग कहते हैं कि जमहूरियत कैसे चल। अब ये कहते हैं कि जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत नहीं चल रही क्योंकि मौलाना नहीं है इसमें, मौलाना साहब नहीं है। चलें, ये पॉलिटिक्स पे तो हम करते रहेंगे। आज भी मैं बुनियादी तौर पर मेरा सवाल आपसे ये है कि अब आपने जो ये वकला ने जो हड़तालें की हुई हैं, इसका क्या, क्योंकि मेरी जिन लोगों से बात हुई है, जिन लोगों के मुकदमात का फ़ैसला हुआ है, मुकदमे कत्ल के हैं और 20-20 साल से वो पेंडिंग केसेस हैं, लोग, मैं जिस साल से भी मिला हूँ, आप यकीन करें, दे आर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हैं। और ये जो इनिशिएटिव है वो कहते हैं जनाब कि हमारा फ़ैसला जल्दी हो जाए तो इससे हमें चाहिए कुछ नहीं। ज़रा थोड़ा तल्ख सवाल है आपसे,
वकील इसलिए खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कि अगर ये इसके खिलाफ है कि अगर फैसला 1 महीने में या 2 महीने में हो जाए तो वो जो 6-6 साल तारीखें पड़ती हैं और हर पेशी पे जो साइल आता है और फिर उसकी जेब में अगर पैसे नज़र आ जाएं तो वो पैसे बचते नहीं हैं, वो वकील सारे निकाल लेता है पैसे। तो ये वजह है कि आप कहते हैं कि ये जल्दी फैसला ना हो इसका। समी भाई ऐसी बात नहीं है, लाइटर मूड में ठीक है, कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन बात यह है कि हम भी तो इंसाफ, हमारे पास क्लाइंट्स आता है, हम फीस ले लेते हैं, हम ये चाहते हैं कि जी उसको इंसाफ लेके दे। वो तो राजी है। मैं जिन लोगों से मिला हूं ना वो बहुत राजी हैं कि यार ये मुकदमे का फैसला महीने में हो जाए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए हो। कानूनी तकाजे पूरे नहीं होते। कानूनी तकाजे जो जनाब फरमा रहे हैं कि वो कानूनी तकाजे नहीं है। कानूनी तकाजे ये हैं कि जी 14 दिन के अंदर चालान आता है, 6 दिन के अंदर चार्जशीट होगी, उस फर्द जुर्म आयद होगा। चालान आपको उसी दिन मिल जाएगा, मुताले का पूरा मौका मिलेगा और ये पूरा इसमें पूरी प्रोटेक्शन है इसमें, और वो जो सारे के सारे लवाजमात पूरे किए जाएंगे। फैसला 3 महीने में उन्होंने कहा कि होगा। हम ये चाहते हैं, लेकिन ज़ाब्ता फौजदारी प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट। आप कोर्ट के अंदर मॉडल कोर्ट्स के अंदर आए, 4 दिन के अंदर एक मॉडल, ये आप इसकी जो लीगल हैसियत है आप उसको ये कागज का टुकड़ा हो सकता है नहीं, भाई, इसकी ये फेडरल जुडिशियल एकेडमी इसको सुपरवाइज कर रही है। फौजदारी से तो ये बढ़ के नहीं है ना। नहीं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जुडिशियल एकेडमी ये पूरा आप देखें, ये एक डॉक्यूमेंट है जिसको पूरी जो पाकिस्तान के कानून और आइन में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जुडिशल रिफॉर्म ज़रूर है, बेहतर अंदाज में हम चाहते हैं ऐसा होना चाहिए, लेकिन ज़ाब्ता फौजदारी से बढ़ के नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो ज़ाब्ता फौजदारी, अच्छा एक मैं आपको ऑन ए लाइटर नोट, जितनी अभी आप फीस लेते हैं किसी मुकदमे की जो 6 साल चलता है, अगर अदालत ये कह दे कि चलें जी वो जितनी फ़ीस इनकी बनती है उसका 75% जो अभी जो 6-6 साल के मुकदमों की फ़ीस है वो दें आप वकील साहब को, जो क्लाइंट है, आपका रेट बढ़ जाए, लेकिन फैसला जो है वो 2 महीने 3 महीने में हो जाए, ये एक्सेप्टेबल होगा। समी साहब, हम भी इंसान हैं, हमारा मामलात ये है कि मैंने जो 9 मुस्लिम ख़वातीन वाला केस किया था प्रो बोनो किया था, और कई केसेस ऐसे हैं जो मैं फ्री में कर रहा हूँ, और हमारे वकला साहबान देखें, वकीलों अल्लाह के नामों में से एक नाम है, हम लोगों की मदद करने वाले हैं, ना कि हम लोगों की जेबें बटोरते हैं। देखिए, मैं क्योंकि मेरा ताल्लुक छोटे इलाके से है, मैं ज़िला झंग में शोरकोट से मेरा ताल्लुक है, तो वहाँ पर भी ये कचहरी है, तो मैंने देखा वहाँ पर भी वकील जो हैं वो साइलों के साथ क्या करते हैं, और जो क्लाइंट आते हैं ना, आप यकीन करें अगर वो पैसे अपने किसी और काम की वजह से ज़्यादा लेके आए ना, तो पैसे उन्होंने छुपाए होते हैं, और ऐसी ऐसी जगह पे छुपाए होते हैं जहाँ पर वकील देख ना सकें, क्योंकि अगर वकील को ये पता चल जाए ना कि इसके पास इतने पैसे हैं, तो वो उसका एक हिस्सा तो वो समझता है कि वो मेरा है, मेरा राइट है। और बाज़ औक़ात तो ऐसे वाक़यात मैंने खुद देखे हैं कि जिसमें जब वो जो रोटी क्लाइंट लेके आया होता है ना, तो अगर वकील साहब ने कहा ना कि चलो आप बैठो रोटी मेरे साथ खाओ, तो कई दफ़ा क्लाइंट कोशिश करता है कि मैं रोटी इसके सामने ना खाऊं, लेकिन अगर वो खुल जाए ना तो रोटी के बीच में उसने पैसे छुपा के रखे होते हैं कि तो वकील की नजर ना पड़े। ये क्लाइंट की ज्यादती है कि आधी फीस अभी रहती है, तो आधी फीस आप छुपा के क्यों आते हो, कम से कम उसको पूरी फीस दे दो हर पेशी पे। हमारा मकसद ये होता है, देखें हमारा काम ये है कि हम आज जो मॉडल कोर्स का बाइकाट किया हुआ है, हमारी बार एसोसिएशन, देखें पाकिस्तान बार काउंसिल ने डायरेक्शन दी है, पाकिस्तान बार काउंसिल की डायरेक्शन के ऊपर इस्लामाबाद बार काउंसिल, पंजाब बार, तमाम बार काउंसिल और बार एसोसिएशन, दरमियानी हल इसका हमारा इल्तिजा ये है चीफ जस्टिस साहब से कि जी हमारे आपने जुडिशल रिफॉर्म बना दिए, ये जो आपके सामने ये डॉक्यूमेंट रखे हैं, इसमें कम से कम वकला की नुमाइंदगी मौजूद होनी चाहिए। साइल जो है जिनसे रिलेटेड है ये सब कुछ, आप यकीन करें मैं गया हूँ, मैंने लोगों से बात की है, हर बंदे ने ये कहा है कि ये इतना अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हम लोग तो भटक रहे थे यहाँ पे और साल से मुकदमे नहीं आ रहे। हमें भाई इन 2 केसों में क्यों 2 टाइप्स में सर्वे, मैं एक मिसाल देता हूं, या तो ये डिमांड करें ना कि सबको शुरू करें। आधा मिनट सर, आपको पता है कि सर्विस से रिलेटेड, मैं सर्विस का काम करता हूँ, मैं नहीं, मुबीनुल इस्लाम जजमेंट आती है 2006 में। 2006 में कहा था कि जिनके रूल्स नॉन स्ट्रेचटी हैं उनको मास्टर एंड सर्वेंट लागू कर दिया जाए, वो किसी कोड में भी नहीं आया जा सकते। आज के दौर में जो मास्टर एंड सर्वेंट के रूल लागू होते हैं, वो जो मास्टर है उनको फायर करता है, उनको उनके साथ ज्यादती करता है, उनके पास आप रेट जुरिसडिक्शन में नहीं जाते, फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते उनके पास। अब दूसरी बात, उनको आप कोई फोरम दे दें, दूसरी बात लेबर कोर्ट में
7 दिन के अंदर अंदर डिसीजन होता है, 7 दिन के अंदर 7 साल लग जाते हैं। आपका कहना ये है कि ये रियायत तमाम मुकदमात में होनी चाहिए। उमैर साहब, आपसे ये हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी और ये एक ऐसा मसला है जिसमें जो लोग हैं, जो साइल हैं, जिनके मुकदमे हैं, वो बहुत खुश हैं और ये जो डॉक्यूमेंट है इसको पूरी लीगल प्रोटेक्शन हासिल है क्योंकि ये रिफॉर्म्स हैं और फेडरल जुडिशल एकेडमी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खान खोसा का ये इनिशिएटिव और 2017 में पहले उन्होंने लिया था। इसके रिजल्ट्स बड़े ज़बरदस्त हैं। उमैर साहब कहते हैं कि इस पे वकला को शामिल करना चाहिए था। अब देखते हैं इस मसले का हल क्या निकलता है, लेकिन उम्मीद हमें ये है कि वकील ज़रूर अपने दिल में नरमी पैदा करेंगे और ये जो मॉडल कोर्ट्स हैं इनको चलने देंगे। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।